नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का पब्लिक डिबेट। और आज पब्लिक डिबेट वक्फ के ऊपर। वक्फ की क्या आवश्यकता है? हमारा मुल्क सेकुलर है, लेकिन वक्फ क्यों जरूरी है? आज इस बड़े विषय पर एक बड़ी चर्चा सीएनबीसी आवाज पर। आज वक्फ पर बात करने का दिन है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में वक्फ रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहा है। मामला शाही ईदगाह के बगल में मौजूद एमसीडी पार्क का है। वक्फ बोर्ड इस पार्क पर अपना मालिकाना हक जता रहा है और इसी मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन वहां से उसे निराशा हाथ लगी। वक्फ बोर्ड जमीन हड़पो आंदोलन न करे, क्योंकि जब लोग गए थे बंटवारे के समय वो जमीन हिंदुओं का था, उसको वक्फ बोर्ड ने जबरदस्ती ले लिया और कांग्रेस ने उसे कानूनन इतना अधिकार दे दिया कि जो खाता न बही, जो वक्फ कहे वही सही। इस बीच वक्फ संशोधन बिल की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक चिट्ठी लिखी है। इसमें जो दावे किए गए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। निशिकांत दुबे की चिट्ठी में कहा गया है कि जेपीसी को अभी तक 1.25 करोड़ यानी 1.25 करोड़ चिट्ठियां मिल चुकी हैं। उन्होंने शक जताया है कि इतनी बड़ी तादाद में चिट्ठियों के पीछे विदेशी साजिश हो सकती है। निशिकांत दुबे के मुताबिक इन चिट्ठियों के पीछे आईएसआई, चीन, जमात इस्लामी, तालिबान या फिर जाकिर नाइक हो सकते हैं। जाकिर नाइक ने हाल ही में एक वीडियो जारी कर अपील की थी कि वक्फ बिल को खारिज कराने के लिए कम से कम 50 लाख मुसलमान आपत्ति दर्ज कराएं। अभी तो 10 साल तो बहुत रूल किया, अभी ये इलेक्शन के अंदर जरा उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई तो फिर से प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन वो जो उनका रौब था, जो बढ़ते थे और लोगों ने खुदा मानने लगे, वो भी कम हो गया। हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। अगर ये पैमाना छलक गया तो नताइज बहुत खराब हो सकते हैं और उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं है, क्योंकि हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम पर समझाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज में एफिशिएंसी लाने के लिए ये बिल नहीं लाई है। ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। ये इस्लाम के शजर को उखाड़ के फेंकने की साजिश है। जो हुकूमत का मंसूबा है उसको कामयाब नहीं होने देंगे। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024। वक्फ बोर्ड के पास इस वक्त देश में तीसरी सबसे ज्यादा संपत्ति है और आए दिन वक्फ पर किसी न किसी पर अवैध कब्जे के आरोप लगते रहते हैं, जिसे किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसलिए सवाल है कि क्या अब वक्फ बोर्ड में बदलाव का वक्त आ गया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा, और इस बड़ी चर्चा में, वक्फ के ऊपर इस व्यापक चर्चा में, इस व्यापक विमर्श में आपका अभिनंदन है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। मेरे मेहमानों का यहां पर आपका स्वागत है, मेरे युवा मित्रों का स्वागत है। बहस के मुद्दे क्या हैं? बहस के मुद्दे आपको मैं बता देता हूं। भारत जैसे सेकुलर देश में वक्फ बोर्ड की जरूरत क्या है, यह बहस का मुद्दा नंबर 1। मुसलमानों को वक्फ तो बाकी आबादी को यह विशेष अधिकार क्यों नहीं? सिखों को, जैनों को, पारसियों को, ईसाइयों को यह अधिकार क्यों नहीं? हिंदुओं को यह अधिकार क्यों नहीं? वोट बैंक के लिए वक्फ को असीमित अधिकारों का गिफ्ट दिया गया कांग्रेस की सरकार के अंदर और बाकी सरकारों के अंदर। यह एक मूल प्रश्न है। आज इस चर्चा का मैं आगाज करता हूं, परिचय करा देता हूं। मेरे साथ मेहमान कौन कौन जुड़ रहे हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। तस्लीम रहमानी का जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं और एमपीसीआई के अध्यक्ष हैं, आपका अभिनंदन है। मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, अभिनंदन है उनका। मेरे साथ विष्णु शंकर जैन है, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं और ये लड़ाई लड़ रहे हैं ज्ञानवापी की। मेरे साथ जुड़े हुए हैं मौलाना साजिद रशीदी, इस्लाम के जानकार हैं, उनका भी अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। सबसे और
मेरे तमाम एक बार फिर युवा मित्रों का स्वागत है। इस चर्चा का मैं आगाज करता हूं। आप वकील हैं विष्णु शंकर जैन, तो शुरुआत आपसे करते हैं। ये वक्फ का कानून है क्या? अगर आपको 1 मिनट में मैं अपने व्यूअर्स को बोलूं समझाने के लिए। तो देखिए, इनिशियली अगर कोई वक्फ की बात करे तो जो इस्लामिक लॉ का हमने अध्ययन किया है, अगर कोई इस्लाम को मानने वाला है, मुस्लिम समाज से आने वाला व्यक्ति अपनी स्वयं जो उसने अपने जीवन काल में प्रॉपर्टी अर्जित की है, अगर वो उसको अल्लाह को डोनेट करता है, डेडिकेट करता है, तो उसे एक वैलिड वफ़ माना जाता है। और जो सबसे पहला वफ़ एक्ट आया था इस देश में 1913 में आया था, वफ़ एक्ट 1913, फिर 1923 में आया, फिर यूपी मुस्लिम वफ़ एक्ट आया 1936 में, फिर यहाँ से गड़बड़ी शुरू हुई है जब वफ़ एक्ट 1954 आया है, और अब आप उसका एक विशाल रूप देख रहे हैं। और दिक्कत क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। आपने वफ़ एक्ट 1995 में असीमित अधिकार दे दिए वक्फ बोर्ड को कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है अगर उसको ऐसा रीजन टू बिलीव है। और जो बात मैं बोल रहा हूं हू बहू ये शब्द सेक्शन 40 सब क्लॉज 1 और सेक्शन 40 सब क्लॉज 3 में लिखे हुए हैं। इसके खिलाफ हमारा विरोध है कि अगर आपकी अपनी संपत्ति को आपको वक्फ करना है तो आप करिए, पर मेरी संपत्ति को जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी संपत्ति को आप वक्फ संपत्ति कैसे घोषित कर सकते हैं? और अमीश जी, अब ये सिर्फ और सिर्फ एक लॉ में प्रपोजिशन है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अगर आप किसी को असीमित अधिकार देंगे तो उसका दुरुपयोग तो होना ही होना है। और उसके बहुत उदाहरण हमने देखे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन उसको आपने वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्टरनेट लैंड देके उनको वहां से खाली कराया। तो पॉइंट ये है, अगर आपके वक्फ को कानून को शॉर्ट में समझना है तो कानून यही है कि आपको अपनी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार है, किसी और की संपत्ति को आप वक्फ संपत्ति नहीं कर सकते। अच्छा, और ये जो पावर दी गई है, ये जो पावर दी गई है, इसके खिलाफ हमारा विरोध है। जी, मैं तस्लीम नमानी आपके पास आता हूं और अगला 1 मिनट में आपको देखता हूं। देखिए, मुझे लगता है कि इस पर विमर्श होना चाहिए आज और बाकायदा तर्कों के साथ होना चाहिए। अगर यह अधिकार वक्फ के पास है, यह अधिकार मुस्लिम्स के पास है, तो यह अधिकार ईसाइयों और पारसियों के पास क्यों नहीं होना चाहिए कि वो भी ऐसा कर पाए? हिंदुओं के पास क्यों नहीं होना चाहिए कि वो भी ऐसा कर पाए? जैनों के पास क्यों नहीं होना चाहिए कि वो भी ऐसा कर पाए? पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि वक्फ की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं। और ये इस बात से साबित है कि वक्फ बोर्ड इन ज़मीनों को ना खरीद सकता है ना बेच सकता है, उसका कस्टोडियन होता है, मालिक नहीं होता। वक्फ के बारे में समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात ये समझ लेनी चाहिए जो विष्णु ने भी कहा कि जो मुसलमान अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी मर्जी से अपनी कमाई हुई ज़मीन को अल्लाह के रास्ते में किसी खैर के काम में, अस्पताल के लिए, बेवा के लिए, यतीम के लिए देना चाहता है, वो उसे अल्लाह के लिए वक्फ करता है, किसी इंडिविजुअल को नहीं करता। तो वो वक्फ का अधिकार उसको है। अगर क्रिश्चियन ऐसा करना चाहते हैं और करते हैं, और ईसाई और सिख और हिंदू वो लोग ऑलरेडी करते हैं, तो वो भी करें। इसमें किसी को क्या दिक्कत है? सवाल और मसला यहाँ वो नहीं है जो आप उठा रहे हैं। मसला ये है कि हुकूमत इस बिल के जरिए उस इख्तियार को छीनना चाहती है और उस कस्टडी को छीनना चाहती है जो मैनेजमेंट की कस्टडी है। अच्छा, एक हार्ड फैक्ट ये है कि इस देश में आर्मी और रेलवे के बाद किसी के पास अपनी जमीन है तो वो वक्फ है। अब आप एक गलत नोशन नहीं है, ये सही नोशन है। नहीं, ये जो आप बात कह रहे हैं आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट, नहीं, ये सही नोशन है, ये सही नोशन है कि रेलवे और आर्मी के बाद अगर किसी के पास अपनी लैंड है तो वक्फ के बाद। अब एक बात बताइए, देखिए, अब आप नॉन स्टॉप नहीं बोल सके। मैंने आपको अधिकार दिया बोलने का, नहीं, यहां पर अधिकार है बोलने का, लेकिन असीमित अधिकार नहीं है। सर, ये असीमित अधिकार नहीं है आपके पास। यहां पर चर्चा में आप ही नहीं बोलते रहेंगे, राजकुमार भाटी भी है, शहजाद पूनावाला भी है। असीमित अधिकार तो नहीं है ना भाई किसी के पास? एक सेकंड, इनका भी अधिकार है बोलने का। कितने लोग बोलना चाहते हैं यहां पर? ये भी देश के अवाम है, इनको भी अधिकार है बोलने का, ये भी अपनी बात को रखेंगे। आज आप सब मेहमान है मेरे, आप इस चर्चा में बोलेंगे और मैं ये वादा करता हूं ये लोग बोलेंगे। सुनिए, अब मैं आता हूं शहजाद पूनावाला, आपकी बात तो कह रहे हैं असीमित अधिकार तो है नहीं, और जाकिर नायक कह रहा है कि देखिए अब मोदी पहले से कमजोर हो गए हैं। और देखिए, फॉरेन इंटरफेरेंस है या नहीं है, लेकिन विदेशों से बयान आ रहे हैं। जाकिर नायक कह रहा है कि मोदी पहले से कमजोर है, अगर मुसलमान कूच करेगा तो झुकना पड़ जाएगा। मेरा प्रश्न सीधा यह है, सीधा मेरा प्रश्न यह है कि पटना से 30 किलोमीटर दूर एक गांव, पूरे का पूरा गांव वक्फ का हो गया और नोटिस दे दिया गया कि गांव खाली कर दीजिए। वहां पे 95% आबादी
हिंदुओं की है। शहजाद पूनावाला, आप भी मुसलमान हैं, जवाब दीजिए इस बात का। नहीं, केवल पटना के गांव की नहीं, इन्होंने तो ताजमहल भी क्लेम कर लिया। छत्तीसगढ़ में तहसील की ऑफिस, सूरत में म्युनिसिपल हेडक्वार्टर, और यहाँ तक कि एक तमिलनाडु में 1500 साल पुराना गांव। कुरान पाक नाजिल हुआ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1400 साल पहले, वक्फ उसके बाद आया, गांव क्लेम किया 1500 साल पुराना। बताइए क्या चल रहा है? मैं कह रहा हूँ ना, वक्त बहाना है, केवल हिंदू मुस्लिम लड़वाना है, मुसलमानों को भड़काना है, वोट बैंक की दुकान चलाना है। ये वक्त में संशोधन लाने की बात पहले सबसे की किसने? सच्चर कमेटी रिपोर्ट, मुसलमानों ने उसकी पैरवी की। जेपीसी 9th रिपोर्ट रहमान खान की अध्यक्षता में बनी, मुसलमान जैसे आगा खानी, दरगाह के लोग, जो बोरा समाज के लोग, महिलाएं। और क्या है वक्फ के अमेंडमेंट? वक्फ के अमेंडमेंट प्रो गुड गवर्नेंस है, प्रो ट्रांसपेरेंसी है, प्रो गरीब है कि गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं को उसका अधिकार मिले। वक्फ की पता है जमीन कितनी है? 9 लाख एकड़। 9 लाख एकड़ को मैं आपको साइज में बताता हूँ। एक मुंबई है ना, पूरा मुंबई शहर 1 लाख एकड़, 9 टाइम्स मुंबई, इतना वक्फ के पास जमीन है। इनकम कितनी है? 200 करोड़। सच्चर कमेटी ने बोला मिनिमम 12,000 करोड़ आनी चाहिए। अच्छा, 12,000 करोड़ इनकम आएगी तो किसके पास जाएगी? ये कोई सरकार के पास तो जाएगी नहीं, टेम्पल ट्रस्ट तो है नहीं, ये जाएगी तो मुसलमानों के बेनिफिट के लिए। तो ये मुसलमानों के बेनिफिट के लिए है। और जो मुसलमानों ने, अमीर मुसलमान, जो पॉलिटिशियंस के साथ जुड़े हुए मुसलमान, देखते होंगे ना, वो बड़े बड़ी गाड़ियों में आते हैं, फॉर्च्यूनर में आते हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ घूमते उठते बैठते, उनकी इफ्तार पार्टी में टोपी लगा के नेता जाते हैं, उनके साथ बैठकर वो लोग ये लैंड हथियाना चाहते हैं और औड़ी पौने दामों में बेचना चाहते हैं। इसीलिए वो इस संशोधन के खिलाफ है। पर मैं आखिरी बात छोड़ना चाहता हूं, बाकी सब छोड़ दो, दिल्ली की घटना बताता हूं। डीडीए की जमीन 2016-17 में आम आदमी पार्टी की सरकार बोलती है हम फ्लाईओवर बनाना चाहते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का स्टैच्यू हम हटाना चाहते हैं, उसको प्लेस करना है कहीं और। एमसीडी और डीडीए बोलती है हमारी एक पार्क है, उसमें लगा देते। सब लोग बोलते हैं ओके जी, ग्रेट। वक्फ बोर्ड आते हैं, कहता है ये पार्क हमारा है, रानी लक्ष्मीबाई की स्टैच्यू नहीं लगेगी। कल हाईकोर्ट ने बोला है। और रानी लक्ष्मीबाई के स्टैच्यू से भी इनको प्रॉब्लम हो चुकी है। बताइए रानी लक्ष्मीबाई के स्टैच्यू से क्या समस्या हो सकती है? सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने पैरवी की थी कि नहीं वक्फ के अमेंडमेंट की? जी। जेपीसी 9th रिपोर्ट ने की थी कि नहीं की थी? जी, मैं और किससे पूछूंगा? बिल्कुल आपसे पूछ, आप ही से पूछो। आप पूरे देश से भी पूछ सकते हैं। आपसे पूछो, स्पेशली देश से क्या? आप ही से पूछो। आप कन्विंस हो जाए। ज्यादा प्रेम है, यहाँ लेकिन पर मैं बता वक्फ के देता वकील आप है ना? 12,000। वक्फ के वकील आप है ना? यहाँ पर मैं वकील नहीं हूँ, वकालत कर रहे हैं ना उसकी? जैन है, हालांकि इनका कोई उस पे स्टेक नहीं है, लेकिन मैं वकील नहीं हूँ। नहीं, वो बेनिफिशियरी है। मैं वकील नहीं हूँ। एक सेकंड, आपने क्या बोला सर? क्या बोला? इनका क्या स्टेक नहीं है? अब देर में समझ में आया, आपकी बत्ती बाद में चली। मैं कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड, मुसलमानों ने अपनी जमीनें वक्फ की हैं अल्लाह के कॉज के लिए, गरीबों के लिए, चैरिटी के लिए। बाकी किसी का स्टेक क्या है? मेरा स्टेक कैसे नहीं है? ज्ञान व्यापी को आप वफ नंबर 100 घोषित कर चुके हैं, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। वहां पे इतनी लंबी लीगल लड़ाई चल रही है कि उसको वफ ट्राइब्यूनल भेजा जाए। मेरा स्टेक क्यों नहीं? कृष्ण जन्मभूमि को आपने वफ संपत्ति घोषित कर दिया है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में। कुतुब मीनार को, ताजमहल को, टीले वाली मस्जिद को, हर एक चीज को। ठीक है, मतलब आपका कहना है फैक्चुअल बात करते हैं, फैक्चुअल बात करते हैं, फैक्चुअल बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि हिंदुओं का क्या लेना देना है? वक्फ तो मुसलमानों से है और मुसलमानों का ही लेना देना है। अब सुनना पड़ेगा। अब तिरुचिरापल्ली में जो मैं बात बता रहा हूं तमिलनाडु की, वहां पर पूरे गांव पर 2022 में दावा ठोक दिया गया। वहां पर 1500 साल पुराना मंदिर है, उस पे वक्फ ने दावा ठोक दिया। तो क्यों हिंदुओं का अधिकार नहीं है अपना मंदिर बचाने का? कमाल की बात कर रहे हैं आप। इनका क्या मतलब है? इनका क्या मतलब है? इनका क्या मतलब है? अरे ये तो जैन है, जैन है, ये भी अल्पसंख्यक हैं, ये भी अल्पसंख्यक हैं इस देश के अंदर, ये जैन भी अल्पसंख्यक हैं। और उसकी किसी अदालत में सुनवाई नहीं होती। ऐसा कोई एक्ट नहीं है। आप देखिए, ये अफवाह फैला रहे हैं। 1995 जैसा ये मैं अफवाह एक फैला मिनट रहे हैं अमीर कि जी, वक्फ बोर्ड की मैं एक सुनवाई शब्द कहीं नहीं नहीं होती। बोलूंगा। अभी ये कोर्ट कर रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट तक है। एक सेकंड, दिल्ली हाई कोर्ट और इस देश के जैन, अगर ये देश के जैन इकट्ठे होकर अपनी वेल्थ को एक्युमुलेट कर ले तो अगर वो अपना पैसा बाहर निकाल दे तो पाकिस्तान की पूरी जीडीपी सामने आ जाएगी। इतना पैसा है इस देश के जानों के पास, इतना पैसा है। ये भी अल्पसंख्यक है इस देश में, क्योंकि अल्पसंख्यक की बड़ी डेफिनेशन होती है। क्योंकि कहा जाता है कि देखिए अल्पसंख्यक एक सेकंड आप शांत रहेंगे आप। अब अल्पसंख्यक कहा जाता है कि अल्पसंख्यक है, जैन अल्पसंख्यक है इस देश में। मैं अल्पसंख्यकों की बात करता हूं। जैन अल्पसंख्यक हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है और वो कितनी वेल्थ जनरेट करते हैं भारत के लिए, ये सबके सामने है। सिख इंटरप्राइजिंग कॉम है, सोचिए कितना बिजनेस वो जनरेट करती है।
अब मैं पारसियों की बात करता हूं। इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट पारसी, इस देश का सबसे बड़ा बिजनेस घराना पारसी, यह इस देश की सच्चाई है। इसलिए अल्पसंख्यक का रोना छोड़िए, इस देश की दूसरी बड़ी आबादी है ये, और ये फैक्ट की मैं बात कर रहा हूं। अल्पसंख्यक का रोना छोड़िए, पूरे देश के अंदर अल्पसंख्यक का रोना छोड़िए, इस देश में दूसरी बड़ी आबादी है। अगर अल्पसंख्यक की बात होगी तो जैन और पारसियों की भी बात होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आता हूं इनके पास। एक सेकंड सर, आज कई फैक्ट्स मैं सामने रखूंगा। आज बहुत लोगों के पेट में दर्द होने वाला है, आज बहुत लोगों के पेट में दर्द होने वाला है। नहीं, अभी मरोड़े उठेंगे सर आज। नहीं, मैं आप वो आपको यहाँ असीमित अधिकार नहीं है आपके पास, से कह सकते आपके पास असीमित अधिकार नहीं है। नहीं तहसील नहीं तहसील में आपके पास असीमित अधिकार नहीं है। मैं असीमित अधिकार आपको नहीं देता। नहीं, यहाँ असीमित अधिकार नहीं है। यहाँ सीमित अधिकारों के साथ चर्चा करिए। आपके सांसद हैं, वो कहते हैं कि ये मुसलमानों की जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। देखिए, वक्फ से तो जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, कुछ मुस्लिम भी प्रताड़ित हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि इसमें समाजवादी पार्टी एक धार्मिक एंगल ढूंढ रही है? मैं आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है मिस्टर नदवी, उनको कोट कर रहा हूं। नहीं, अभी अल्पसंख्यक पर काफ़ी चर्चा हो गई, तो आपके पैनल में 5 लोग हैं, मुझे छोड़कर चारों अल्पसंख्यक है। तो ये इस देश की खूबसूरती है। इस देश में सबको सम्मान है, सबको अधिकार है। आपने शुरू में सवाल उठाया कि एक सेकुलर देश में वक्फ बोर्ड क्यों? वक्फ बोर्ड जैसी सिस्टम है तभी तो ये देश सेकुलर है। हमारे देश का संविधान कहता है कि अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी धार्मिक संस्थाएं चलाने, धार्मिक संपत्ति का प्रबंधन करने, विचार, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की पूरी स्वतंत्रता होगी। अगर हम उसे घुमा फिरा के कैसे भी सीमित करते हैं या उस पर सवाल उठाते हैं तो हम देश के सेकुलर ढांचे पर सवाल उठाते हैं, हम देश के संविधान पर सवाल उठाते हैं। मैं ये बिल्कुल गारंटी नहीं दे सकता कि वक्फ बोर्ड में अनियमितताएं नहीं होंगी या कहीं वक्फ बोर्ड ने कुछ गलत कब्जे नहीं किए होंगे। हो सकता है कुछ कब्जे हों, लेकिन ये भी सच्चाई है कि वक्फ बोर्ड की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पर कब्जे हैं जिनके मुकदमे वक्फ बोर्ड लड़ रहा है। दूसरी बात जो अभी रहमानी साहब ने कहा, अच्छा, ये जो मुकदमे लड़े जा रहे हैं, ये मेरा प्रश्न ये है कि वक्फ के पास असीमित अधिकार इसीलिए है कि वो अपना ट्राइब्यूनल खुद वो अपने ट्राइब्यूनल में केस जाएगा उनके। और पॉइंट नंबर 1, राजकुमार भाटी को कोई दिक्कत हो तो वो कोर्ट में जाएगा, बाकायदा कोर्ट में जाएगा। इनको कोई दिक्कत हो, मुझे कोई दिक्कत हो तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। लेकिन वक्फ को कोई दिक्कत होगी तो वक्फ के बनाए हुए ट्राइब्यूनल में जाएगा, जिसमें 2 लोग वक्फ के होंगे और एक गवर्नमेंट ऑफिसर होगा। अब आप बताइए, ये कहां का कायदा और कौन सा कानून है? ये स्पेशल ट्रीटमेंट है कि नहीं है? यही हिंदुओं के साथ हो जाए तो क्या होगा, यही सिखों के साथ हो जाए तो क्या तूफान मचेगा? 2 बातें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। एक तो अभी उन्होंने बताया कि जो मुस्लिम वक्फ करते हैं, मतलब जो दान करते हैं ज़मीन, वही वक्फ को जाती है। एक बात वो बताना भूल गए, मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि वक्फ करने से पहले उस ज़मीन की पूरी ये गारंटी देनी पड़ती है, उसके कागज़ देने पड़ते हैं कि इस पर कोई विवाद नहीं है और इस पर किसी और का दावा नहीं है। पहली बात तो ये, तब वो वक्फ बोर्ड को जाती है। अधिकारों पे बात करी, ऐसा नियम है। मैंने वक्फ के ट्राइब्यूनल पे बात दूसरा करी। ट्रिब्यूनल की बात आई, वो ट्रिब्यूनल तो हमारी सरकार ने ही तो बनाया है, वो सिस्टम के तहत तो बनाया, नियम कानून के तहत तो बनाया। आपको ठीक लगता है वो ट्रिब्यूनल? नहीं, अगर कोई कमी है तो उसमें दूर की जा सकती है। नहीं, क्या लेकिन हम हर चीज पे तीसरी बात, ये बार बार झूठ बोला जाता है। मैंने कमी की बात करी। आपको अगर कोई मसला होगा तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, लेकिन वक्फ का कोई मसला होगा तो उसको वक्फ के ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा। अब बताइए। देखिए, एक क्लैरिफाई, सिखों के तमाम गुरुद्वारों का प्रबंधन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति करती है। लेकिन जमीन का विवाद होगा तो कहां जाएगा? हम आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। जमीन का विवाद कहा जाएगा, कोर्ट में जाएगा। जैन धर्म के ट्रिब्यूनल नहीं है। हिंदुओं के मंदिर का विवाद होगा तो उनका कोई मंदिर ट्रिब्यूनल नहीं है। जैन धर्म के लोग भी अपनी संस्थाएं चलाते हैं। अगर आप ये कहना चाहते हैं, अगर सरकार हमारी ये सोचती है या आप ये कहना चाहते हैं, मैं आखिरी बात बोल रहा हूं कि धार्मिक संस्थाओं में, धार्मिक संपत्ति में कहीं कोई अनियमितताएं हैं, उन पर गलत कब्जे हैं, तो एक कॉमन कानून लेके आइए कि देश की सभी धार्मिक, अमीश जी, मैं जो कह रहा हूं उस पर आप ध्यान दीजिए। देश की तमाम धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति वो सरकार की होगी। आप देखिए कितना दर्द होता है लोगों के पेट में। भाटी जी, सबसे पहले तो आप एक लौते, और हम लोग 4 अल्पसंख्यक नहीं, हम 5 ही भारतीय है और यही भाव से हमको पेश आना चाहिए। समस्या यही पैदा होती है कि यहाँ पर 1 वर्सेस 4 या 1 और 4 नहीं है, यहाँ पर सब 5 के 5 भारतीय है और यही सोच हम सब लोगों की होनी चाहिए। ये सोच का अंतर करना इसीलिए
इनका तो पूरा नारा था संविधान बचाओ। संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 बोलता है कि आपका धर्म चाहे कुछ भी हो, आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो स्टेट एक के लिए वक्फ की पूरी व्यवस्था और दूसरे जैन समाज के लोग, क्रिश्चियन समाज के लोग, बुद्धिस्ट समाज के लोग अलग व्यवस्था क्यों? अच्छा, वक्फ कानून में बनाइए, वक्फ कानून भी बनाइए, कोई समस्या नहीं। वक्फ कानून में है कि लिमिटेशन एक्ट जो बाकी लोगों पे अप्लाई होता है कि एक समय के बाद आप केस नहीं कर सकते, वो लिमिटेशन एक्ट वक्फ पे अप्लाई नहीं होगा। ओमान, सऊदी, इराक, ईरान, लिबिया, ये देशों में भी ऐसे वक्फ के कानून नहीं है जैसे भारत में कानून बना रखे हैं भाई। और आखिरी बात जी, 2 बात, कांग्रेस का बहुत अच्छा है, समाजवादी पार्टी तो चलिए बाद में आई, कांग्रेस ने ये सारी जड़ शुरू की है। कांग्रेस ने 2 कानून बनाए, पहले थे शहजाद भाई। हाँ, मैं पहले पार्टी से आई। मेरी तो आंखें खुल गई तो मैं तो निकल के आ गया, आप अभी चले गए, बताइए। मेरी तो आंखें खुली। दूसरी बात, 2 कानून उन्होंने बनाए। 2 कानून कैसे थे कि यदि अमीश देवगन चाहते हैं कि वो अपने पूजा पद्धति और पूजा को करने के लिए एक मंदिर में चले जाए तो मंदिर पे क्लेम नहीं कर सकते 47 के बाद। पर अगर मुसलमान, अगर ताहिर, तस्लीम रहमानी है, साजिद रशीदी है, किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी बता दो, वो प्रॉपर्टी हमारी, फिर लड़ते रहो, केस कागज लेकर घूमते रहो। ये दोहरा मापदंड है कांग्रेस पार्टी का कि आपको अपना धार्मिक अधिकार नहीं मिला और इनको असीमित अधिकार मिल गया। ये नहीं हो सकता। साजिद रशीदी, एक तरह की लेटर अगर बाहर से आ रही है और बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि इसमें फॉरेन इंटरफेरेंस का मामला दिखाई दे रहा है, तो आपको ये मसला गंभीर नहीं लगता? क्या आपको लगता नहीं है कि वक्फ का कानून बायस्ड है टुवर्ड्स वन कम्युनिटी? वो अधिकार ना जैन को है, ना सिख को है, ना ईसाई को है, हिंदू को तो है ही नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं उस सांसद को सीरियस लेता ही नहीं, नंबर 1। अब आप सुनिए, एक तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, व्यूवर्स देख रहे हैं और करोड़ों लोग आपको देखते हैं, इसको सुनना बहुत ज़रूरी है। 1954 में वक्फ एक्ट बना, उसके बाद सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसने सारी संपत्तियों का ब्यौरा 1966 में सरकार को सौंपा और ये बताया कि ये संपत्ति इतनी ये वक्फ की संपत्ति है। 1970 में एक गज़ट आया, ये गज़ट की कॉपी में लाया हूँ, इसमें ऊपर भारत सरकार लिखा हुआ है, वक्फ बोर्ड नहीं लिखा हुआ है, और ये असीमित नहीं, सीमित है, समझ लीजिए आप इसको। भारत सरकार ने 1970 में गज़ट पेश किया और गज़ट में तमाम स्टेटों को के वक्फ बोर्ड जो थे उन सबको बताया कि आपकी हर स्टेट में ये संपत्ति है, आप इसकी देखरेख कीजिए। ठीक है सर। 2 चीज़ें सामने आई, एक तो ये असीमित अधिकार और एक ये प्रॉपर्टी 3.5 लाख से 9 लाख कैसे हो गई। वो हुई ऐसे, जब 1970 का गज़ट बना तो मस्जिद फतेहपुरी एक थी, एक प्रॉपर्टी थी। उसके बाद में जब गज़ट के बाद में वक्फ बोर्ड ने उसको जो दुकानें थी उसमें जब अलग अलग करके वो दुकानें दी तो पता चला कि 26 दुकानें भी हैं उसमें। तो प्रॉपर्टी एक है लेकिन उसकी 26 दुकानें भी हैं, तो एक के बजाय वो 26 दुकानों का भी काम करता है। सुन लीजिए, वो 26 हो गई। हाँ, करता है। उसकी प्रॉपर्टी में वक्त दुकानों का भी काम कर रहा है ना, दुकानों का नहीं कर रहा है। सिर्फ अरे भाई, अभी तक इसी कार्यक्रम में आपने सुना, आपने 2.25 मिनट बोला, 2 मिनट बोला, अभी तक आपने सुना कि कोई धार्मिक मामलों के लिए देता है। अभी ये खुद कह रहे हैं कि वहां पर दुकानें हैं, दुकानों में तो धार्मिक काम नहीं हो रहे ना, तो आप खुद पैरवी कर। मैं जिस मस्जिद में इमाम हूं वो मस्जिद एक है, 1116 नंबर है, उसमें 8 दुकानें भी हैं। अब वो दुकानों का नंबर भी अलग अलग हो गया, वो एक के बजाय 11 हो गई। ये उन लोगों ने दुकानें जोड़ के 3.5 लाख से 9 लाख कर दिया। ये इन लोगों का काम है। संपत्ति एक ही है, वो वक्फ की संपत्ति एक ही है, इन्होंने 11 बता दी क्योंकि इनको तो बताना है ना। दुकानें तो आप ही ने खोली ना, सुन लो, दुकानें तो आप ही ने खोली, खुद ही तो बोल रहे हैं। दुकान वहां पर दुकान खोल ली, उन्होंने बोला आमदनी के लिए दुकानें खोली जाती है। ये कौन सा सवाल है आपका? ये कौन सा सवाल है आपका? नहीं, मेरा सवाल जब मेरी दुकानें किराए पे नहीं दूंगा, दे रहे हैं ना, कौन सा सवाल है ये आपका? तो ये क्या कह रहे हैं आप? तो मना कौन कर रहा है? क्या रहे हैं? तो बताइए, मैं तो सही कह रहा हूं। ये मैं एक लिस्ट लेकर आया हूं, ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां हैं, ये 10 पेज हैं, 12 पेज कम से कम। और इनमें कौन लोग हैं? डीडीए है, एनडीएमसी है, एमसीडी है, रेलवे है और सरकारी एजेंसी। सबसे लीजिए, आप प्रॉपर्टी नंबर 1 बनी है देश के अंदर। मतलब
आर्मी भी आपसे आगे ना रहे, रेलवे भी आपसे आगे ना रहे, नंबर 1 प्रॉपर्टी होनी चाहिए वक्त की। बोलने आप दोगे नंबर 1 के लिए एम करिए ना। बोलने दोगे ओके कि नहीं? शहजाद पुनावाला मुसलमान 20 को सेकंड बोलने मांगे थे, दोगे कि 30 नहीं सेकंड अपने दिए। ओके शहजाद पुनावाला, शहजाद पुनावाला मुसलमान को बोलने दो। आपने तस्लीम रहमानी को नहीं बोलने दिया, आप मुझे नहीं बोलने दे रहे मैं हो। भी तो मुसलमान मेरी बात तो आ अरे जाए, मैं मुसलमान ही मेरी हूं। बात तो आ जाए भाई साहब। ये 250 बीघे जमीन है, 250 बीघा, और ये केंद्र सरकार के पास है। ठीक है। अगर इनकी नीयत साफ है, हमें वापस कर दो। ठीक है, ओके शहजाद या पुनावाला, किराया दे दो इसका। ठीक है, ओके। इसका कम से कम किराया दे इन्हीं दो। से किराया वसूलिया शहजाद हद हो गई पुनावाला भाई। से, सरकार में ये और लोग यूके हैं 9 लाख इन्हीं प्रॉपर्टियां से हो किराया गई। वसूली। शहजाद झूठ, पुनावाला झूठ, झूठ। किराया अभी देंगे या शो के बाद? हाँ देखिए ऐसा है कि पहले तो मैंने बोला था 9 लाख प्रॉपर्टी नहीं, मैंने बोला 9 लाख एकड़। उन्होंने प्रॉपर्टी, वो सही बोल रहे, 3 लाख प्रॉपर्टी से 9 लाख प्रॉपर्टी भी हुई है, पर मैंने 9 लाख एकड़ बोला, मतलब साइज भी जो है वो बड़ी है, उसका हिसाब ये है। जी नहीं, प्लीज सर, बिल्कुल अब मैंने नहीं आपके हुआ। बीच में नहीं बोला। मौलाना झूठ साहब, नहीं बोला। मौलाना साहब मैंने पूरा आपको 9 सम्मान लाख दिया। एकड़ हुआ ही नहीं। अरे आप भाई मुझे तो- फहरिस्त दे दो, भाई पर ये कागज कम से दे कम दो उसका। देखिए अभी आपने 80 आप मिनट मुझे बोला, उसका कागज अब दे दो। मेरी बारी है तो मुझे अच्छा, बोलने नहीं मुझे दिया जा कागज दे रहा। दो। और मैं आपको बताऊं क्यों नहीं वो बोलने दिया 9 जा लाख रहा। एकड़ का मैं आपको मुझे बताऊं कागज क्यों दे नहीं दो। बोलने दिया जा मुझे रहा। यही पता मैं आपको नहीं मेरी बताता 9 हूं क्यों लाख नहीं एकड़ बोलने है। दिया जा रहा है। शहजाद, मुझे ये पता नहीं मेरी मैं आपको बताता हूं, अनफेयर है, मैं उनका एक आपको- मिनट है। कागज मैं आपको बताता हूं क्यों मुझे नहीं 9 बोलने दिया लाख जा एकड़ रहा का कागज है। चाहिए। मैं आपको, हाँ सबका मुझे 9 लाख एकड़ का कागज मैं जवाब देने को तैयार हाँ हूं। ठीक है, ठीक है। जवाब देने को तैयार अधिकार है, सबूत जवाब वगैरह देने को तैयार। हाँ ठीक है, सबूत नहीं, हाँ, कागज चाहिए। हाँ, कागज चाहिए ना। जबानी नहीं चाहिए, जैसे पेपर दिया है ऐसे चाहिए। अभी बोलिए, कागज अभी का- बोले सुनिए। अब सुन, अब ऐसे- अब आप पेपर शांत- लेके आए अब आप। आप शांत शांत शांत। आप पेपर लेके नहीं, आए। आपको क्या चाहिए? शहजाद आपको- पेपर आपको- लेके- आपको कागज 9 लाख चाहिए, एकड़ के। कागज चाहिए ना 9 आपको? लाख एकड़ के। इन्होंने क्या बोला, इन्हें क्या 9 चाहिए? लाख एकड़ के। कागज चाहिए। चलिए। देखिए 9 लाख एकड़ देखिए के। इंटरेस्टिंग ये है कि जब अपनी बारी होगी तो कागज नहीं दिखाएंगे, अब इन्हें कागज चाहिए। ये उनकी तरफ से बैटिंग करेंगे। ओके ओके देखिए ओके ओके बोलिए बोलिए। ओके, हम देश की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं सर। ये देश है। हम देश की तरफ से बैटिंग शहजाद कर रहे हैं। पुनावाला देखिए, देश है। अमित जी, मैं मैंने देश की आपको- तरफ से बैटिंग, मैं तिरंगे के लिए बैटिंग कर रहा देश है। हूँ। ओके ओके मैंने शहजाद हितेश को पुनावाला पहले ही देश बोला, है। नहीं ओके, बोलना ओके। है। मुझे लगता है कि आज जो सवाल है वो सिर्फ इतना है कि आप कह रहे हैं कि कागज कहाँ है, कागज कहाँ है। असदुद्दीन ओवैसी ने तो खुद ने पार्लियामेंट में माना है और बाहर माना है। आप दोनों कागज ये क्या तरीका है? या तो ओवैसी का क्या मतलब है इसमें? मैं नहीं ये अनफेयर है सर। आप बीच बीच में यार बोल ये रहे कौन सी बात है? मैं नहीं कर मैं पाऊंगा। पूछ मैंने रहा हूं, हितेश एकड़ को पहले ही कागज के- बोला था कि मैं मैं 9 इस लाख प्रकार एकड़ की के कागज डिबेट नहीं पूछ हैं। रहा हूं। मुझे डिबेट रोकनी पड़ जाएगी अगर ऐसे होगा तो। माफी चाहता हूँ। एक- हितेश से मेरे पहली कमिटमेंट हुई ये थी। डिबेट नहीं हो उन्होंने पाएगी। मुझे समझाया था, बताया था एक कि से- नहीं करेंगे, अच्छा, जब नहीं मैंने करते। बोला है तो मैंने पेपर तो दिखाया। आपने बोले अपनी मैंने बात तो को पूरा लेकर। सम्मान आप भी दिया। रुकेंगे ना? चलिए। पेपर देने में आप क्या दिक्कत कोई रुकेंगे? समस्या नहीं। आप मौलाना साहब, रुकेंगे? आप डिबेट कीजिए। आप कोई रुकेंगे ना फिर अपनी चर्चा के लिए? नहीं। बोलिए। की बात है। कोई एक सेकंड, आप मांग लिए तो तिल मिला एक ये सेकंड। अमित जी एक्चुअली ये पर्सनल है, उनको मेरे से कोई No समस्या personal, है। no personal। लास्ट डिबेट में भी उन्होंने मुझे बोलने आपको नहीं दिया। जाना ये है, बार-बार जाइए। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट है। जितनी वक्फ प्रॉपर्टी आज तक दर्ज हुई है सबका गजट नोटिफिकेशन है और सारी प्रॉपर्टी वहां पे दर्ज हैं। इनको कागज चाहिए वहां से ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सुन लीजिए, एक मिनट सर सुन लीजिए। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट भी, अमीश जी मैं इनसे डायरेक्ट बात नहीं करता हूं, आपको भेज दूंगा, आप इनको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने, हमारे आपके आंकड़े नहीं है। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली बात कह रहा हूं। जो आपने बात बोली डिफेंस और रेलवे के बाद, वक्फ इज द 3rd हाईएस्ट लैंड ओनर इन द कंट्री। ये आप और मैं नहीं बोल रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 2008 में बोला था और वो जजमेंट भी आपको दे दूंगा, सर को भेज दीजिएगा। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि हमारा ये इंडिया सेकुलर है, ठीक है, अभी आपने उनसे बोला कि हमें कागज़ दिखाइए, तो जैसे बाकी सभी धर्म के जो ज़मीन है उन पर सरकार का नियंत्रण है, तो इस पर क्यों नहीं होना चाहिए? आप लोग इसमें डर क्यों रहे? अगर आप सही हैं तो आप इसके सपोर्ट में खड़े हुए ना, आप इसके खिलाफ क्यों हैं? मेरा क्वेश्चन यही है। वक्फ बोर्ड सरकार के ही अधीन आता है, उसी की बॉडी बनती है, सरकार का ही चेयरमैन होता है, उसी के मेंबर्स होते हैं। हम तो उसको मुसलमानों की बात सर, एक सेकंड, मुसलमानों की बात करनी है ना तो मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं सर। वक्फ बोर्ड में एक भी महिलाएं क्यों नहीं है सर? बिल में महिलाएं स्टेट से 2 महिलाएं और सेंटर में 2 उन्हें अधिकार महिलाएं। है बोलने का, ये बोले कि नहीं बोले? बोलने का अधिकार है, बोलने जी। मुझे मेरा अधिकार है, मुझे बोलने दीजिए। एक सेकंड, सर क्या ये जैसे 7 मेंबरों में 2 महिला मेंबर हैं। जैसे शहजाद इससे पूनावाला ज्यादा कितना पूरा लाओगे देश मुसलमानों को? रिप्रेजेंट नहीं करते, वैसे क्या 2 महिलाएं सिर्फ मुसलमान औरतों को करती है रिप्रेजेंट? दूसरे ओके। राजकुमार भाटी, एक सवाल है कि वैसे तो आपको मुल्क सेकुलर चाहिए, लेकिन सेकुलर देश में वक्फ क्यों? नहीं, मैं जो बहन सवाल पूछ रही है, मैं नहीं कह रहा, हमारा संविधान कहता है
हम भारत के लोग भारत को एक सर्वप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए बाद में ऐड हुआ है हमारा संविधान यहीं शुरू होता है। 76 में ऐड हुआ है। ये देश पंथनिरपेक्ष देश है। दूसरी बात, मैंने ये नहीं कहा केवल वक्फ बोर्ड से ही सेकुलर हो जाएगा। सभी अल्पसंख्यक धर्मों को, मैंने बोला था, सभी अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करने, अपनी संपत्ति की देखभाल करने का अधिकार है। मेरा प्रश्न है कि पूजा पाठ सेकुलर का देश अधिकार। में वक्फ क्यों? लेकिन इस चर्चा में मैं आपका जवाब दे रहा हूं। जी। एक चर्चा में भाई शहजाद पूनावाला ने एक बहुत अच्छी बात कही है, वो गुम गई, उसमें सुनी नहीं ठीक से। उन्होंने कहा 15 अस्पतालों के नाम बता दो। मैं इस बात का समर्थन करता हूं। हमारी धार्मिक संस्थाओं को, चाहे किसी भी धर्म की हो, बच्चों के लिए स्कूल खोलने चाहिए, अस्पताल खोलनी चाहिए, जनता की सेवा के लिए काम करना चाहिए। इस मामले में किसी को बुरा लगे, लेकिन सच्चाई ये है हमारे सिख भाई और ईसाई इस मामले में हमसे बहुत आगे हैं। हिंदुओं से भी और मुसलमानों से भी। वो ऐसी ऐसी संस्थाएं चलाते हैं जिनमें फ्री इलाज करते हैं और फ्री बच्चों को शिक्षा देते हैं, हॉस्टल में रखते हैं। ना तो हमारे हिंदुओं की ऐसी संस्थाएं दिखाई देती हैं, ना मुस्लिम समाज के कुछ मदरसे हैं, लेकिन अच्छी इस स्टैंडर्ड की संस्थाएं खुलनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। इनको हिंदुओं में ऐसी चीज नहीं हमारे नहीं आप बहुत ही जल्दी कर रहे हो यार। आपका नंबर आएगा और आपको तो हमेशा ही ज्यादा समय देते हैं अमीश जी, आप क्यों चिंता कर रहे हो? हमारे हिंदुओं में आपको सीटों के हिसाब से मिल रहा है ना। हाँ, तुमसे ज्यादा सीट आई है हमारी। हम यूपी की पार्टी है, तुमसे ज्यादा सीट आई है। डिबेट यूपी में हो रही है। चलिए अगर सीटों के हिसाब से करेंगे, सीटों के हिसाब से करेंगे तो रहमानी साहब का नंबर ही नहीं आएगा। मैं आखिरी वाक्य मैं आलोचना के लिए या नाराज करने के लिए नहीं, हिंदुओं को जगाने के लिए कह रहा हूं। ये वाक्य, हमारे एक एक मंदिर के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि ये मंदिर यूनिवर्सिटी चला सकते हैं, एम्स चला सकते हैं। इस तरफ ध्यान देना चाहिए। एक वाक्य ठीक है। आपको बता दूं कि केवल हिंदुओं के धार्मिक संस्थान है जिससे टैक्स सरकार वसूलती है, और कोई चर्च नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है जिससे कि सरकार टैक्स लेती है। और हिंदुओं के टैक्स से, सुन लीजिए, अब ये पूरा मामला चल रहा है ना तिरुपति का। इसके लिए हम मोदी सरकार का विरोध करते हैं। मोदी सरकार अगर ऐसा करती है तो हम विरोध करते हैं। ओके, ठीक है, कह रहे हैं मोदी सरकार ऐसा करती है, हम मोदी सरकार का विरोध करते हैं। राज्य सरकारें लगाती है टैक्स, हर जगह मोदी की सरकार है क्या? तमिलनाडु में मोदी की सरकार है क्या? आ जाएगी तो आपके मुंह में घुसेगी शक्कर। चलिए सुनिए, अब मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि भाई हिंदुओं के संस्थानों पर, अभी तिरुमला का मामला चल रहा है, हिंदुओं के संस्थानों पर जो टैक्स लगता है, वो संस्थान भी हॉस्पिटल चलाते हैं, और जो टैक्स लेते हैं वो टैक्स से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए सरकार हॉस्पिटल बनाती है। हिंदू दुगना टैक्स देता है, फिर भी ये हिंदुओं के पीछे पड़े। और आखिरी बात, मुझे शिकायत वक्फ बोर्ड से भी इतनी नहीं है। सुन लीजिए, ये जो निशिकांत दुबे ने बोला, हाँ मैं सबके बारे में जवाब देता हूं। ये तो वो वाले हैं कि जो अपने कागज दिखा नहीं सकते, दूसरों से जवाब मांगते, अपने जवाब नहीं दे सकते। अब सुन लीजिए, मेरी बात केवल इतनी है। हाँ तो दिखा दीजिए 15 हॉस्पिटल जो वक्त की जमीन पे चलते हैं। 15 हॉस्पिटल दिखा दीजिए। 15 हॉस्पिटल, 1 मिनट का टाइम है। 15 हॉस्पिटल, 15 हॉस्पिटल, 1 2 3 4 5 7। जिस दिन आप 9 लाख एकड़ के कागज दे देंगे उसी दिन दे दूंगा। जिस दिन ना आ गए ना, जिस दिन पे चलिए आइए। उसी दिन इनके पास है 9 लाख एकड़ के नाम है, इनके पास 9 लाख एकड़ के हैं, तो आपके 15 के नहीं है? इनके पास है, आप दे दो। नहीं आपके पास चलो आप इनकी वकालत कर रहे हैं, आप दे दो। मैं कह रहा हूं आप दे दो। अच्छा आप दे दो 9 लाख एकड़, मैं 15 नहीं 20 के दूंगा। चलिए वैसे 10 मतलब समझ लीजिए, के हिंदू मतलब समझ जुड़े अस्पतालों के नाम भी बता मैं दें। अब केवल एक चीज कह रहा हूं कि बाकी सब छोड़ दीजिए, असली मुद्दे पर तो हम आज डिबेट ही नहीं कर रहे। दिल्ली में वक्फ बोर्ड कहता है कि ये जमीन मेरी है, जो गलत निकलता है हाईकोर्ट में, पर दूसरी जो खतरनाक चीज वो बोलता है मैं रानी लक्ष्मीबाई की स्टैच्यू नहीं आने दूंगा। दिल्ली माइनॉरिटी कमिशन बोलता है स्टैच्यू मत डालने दीजिए, वो स्टैच्यू आ जाएगा तो कानून। वो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ऐसा बयान है। एक सेकंड यार अमीर जी, तरीका फिर से वो इंटरप्ट। ओके, वक्फ बोर्ड से मोहम्मद नाम के जो उनके अधिकारी है, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन को, और माइनॉरिटी कमीशन ने फिर उनके रिप्रेजेंटेशन पे ऑर्डर पारित किया कि महारानी झांसी रानी लक्ष्मीबाई का स्टैच्यू अगर शाही ईदगाह पार्क में लगाया गया तो इससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होगी। और हाई कोर्ट ने बोला ये सांप्रदायिक सोच है, कल का फैसला है। मौलाना कान खोल के सुन लो, आपके कान बंद है, आपके कान बंद है। रानी लक्ष्मीबाई का विरोध होगा इस देश में, पर रानी लक्ष्मीबाई का विरोध होगा। राष्ट्रीय धरोहर है रानी लक्ष्मीबाई, महानायक है रानी लक्ष्मीबाई। एक सेकंड, ओके, विष्णु शंकर जैन और तस्लीम रहमानी, शांत शांत शांत।
देखिए ये चर्चा व्यापक है। विष्णु शंकर परोसा जा रहा जैन है। जो एक बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बात बोली, वो बात में कितना दम आपको दिखाई देता है? वो कहते हैं कि फॉरेन इंटरफेरेंस का प्रयास हो रहा है, एक ही तरह की चिट्ठियां, मतलब उनका एग्जैक्ट कंटेंट सेम है और एक ही तरह की चिट्ठियां लगभग आ रही हैं। हमने वो तख्तियां भी देखी हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वक्फ एक्ट का विरोध करिए। ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत व्यापक विषय है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले इतने सालों से वक्फ के ऊपर कभी स्टडी नहीं हुई, और ये हमारी भी कमी है कि स्टडी ना होने पर के एक तरह की चिट्ठियां क्यों कैसे? बिल्कुल, ये QR कोड जनरेट करके ये एक पूरा जो JPC है उसको डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है, और इस देश की पार्लियामेंट जो लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज कर रही है, उन्हें पता है कि अगर ये लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज अपने अंतिम चरण तक पहुंच गई तो जितनी प्रॉपर्टी गलत ढंग से हथियाई गई थी वो सारी प्रॉपर्टी ओरिजिनल ओनर को वापस मिलेगी, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। मेरा निवेदन यह है कि ऐसा विशेष कानून जो वक्फ नाम का कानून है, ये किसी और धर्म के लिए हमारे देश में है या फिर दुनिया में किसी इस्लामिक मुल्क में भी ऐसा कानून है? अगर है तो जरूर आप इन दर्शकों के साथ साझा करें। मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अभी एक बात चल के आई थी, 1500 साल पहले पुराना मंदिर और 1500 साल पुराना गांव। अब मुझसे सुनिए, शहजाद ने एक बात जिक्र की, मैं अप्रिशिएट करता हूं उस बात को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 1400 साल पहले आए करीब, और ये वक्फ का जो मामला है ये उसके बाद शुरू हुआ, उसके पहले नहीं था। जो लोग 1500 साल पहले की जगह को क्लेम कर रहे हैं वो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के सिखाए हुए लोग हैं कि ऐसा करो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। हमारे यहाँ वक्फ का तस्वुर ही नहीं था, हमारे यहाँ वक्फ था ही नहीं 1500 साल पहले, हमारे यहाँ 1500 साल पहले वक्फ था ही नहीं, तो हम क्लेम कैसे कर देंगे? ये तो इन्हीं के लोग हैं। अब मुझे जवाब, अब वो कह रहे हैं मस्जिदों से आवान हुआ। अब आपको बकायदा 3 मिनट मिले बोलने के लिए। ओके, अब आपका 1 मिनट है। अब बीजेपी के मुसलमान जवाब दें। हाँ, नहीं, बीजेपी के तो भारतीय है, आपके केवल मुसलमान ही बच गए। सुनिए, ऐसा है कि इन्होंने बोला कि ये 1500 साल पुराना वाला जो किस्सा है, 1500 साल पुराना वाला जो किस्सा है, ये तो भाजपा के लोगों ने करवाया। तो बताइए उसके लिए लड़ झगड़ क्यों रहे हैं? वहां पर तो तुरंत DMK की सरकार है, हमारी सरकार भी नहीं है। उनको तुरंत डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वो गांव हिंदुओं की है, पर वहां पर वो वक्फ का क्लेम उसको जायज ठहराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो बोलिए DMK की सरकार क्यों नहीं करती है? कांग्रेस DMK की सरकार है। DMK की सरकार में आपके शो में कह रहा हूं, समय पर बोलिए, DMK सरकार गलत कर रही है। मौलाना कभी बोलिए बात ही नहीं। अरे भाई, अपने समय पर कभी तो बोलिए ना। इन्होंने अभी बोला कि वक्फ जो है वो मुसलमान करता है मुसलमानों के लिए, करेक्ट? मुसलमान ही वक्फ कर सकता है ना। पुराने कानून में वक्फ मुसलमान के अलावा नॉन मुस्लिम भी कर सकता था और उसकी प्रॉपर्टी लेते थे। अब बताइए वो इस्लामिक था, गैर इस्लामिक था? इस्लामिक था, गैर इस्लामिक था? एक नया अब नॉन मुस्लिम भी वक्फ कर सकता है, बताइए। लेकिन ये तरीका है। कैसी बातें कर रहे हो आप? तो कानून चेंज होना चाहिए, कागज होना चाहिए। अमीर से कागज आ गए, बिल्कुल 40 से कागज आ गए, कागज आ गए। जो मौलाना साहब कागज आ गए, कागज आ गए, मौलाना साहब कागज आ गए, कागज आ गए, कागज आ गए, कागज आ गए। एक सेकंड, कागज आ गए। कौन से हिंदू ने वक्फ किया है और हमने लिया है, इसके भी कागज दे। ये तरीका नहीं, देखो बिल्कुल गलत। आप उधर रहिए, अपनी जगह पे जाइए। कौन से हिंदू ने वक्फ किया है और उसके पेपर कहाँ है वो मुझे दे दीजिए। ठीक है, आपसे पेपर मांगे। अच्छा, मुझे मेरे भाई से पूछा था कि भैया कागज दिखा दीजिए, कोई से पेपर नहीं है इनके पास। जस्टिस गुलाम मोहम्मद का जजमेंट है, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया। सामने रखिए कागज। हाँ, ये कागज है भैया, जस्टिस गुलाम मोहम्मद का जजमेंट है, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया, आप इनको भेज दीजिएगा जी। अब पैराग्राफ 30। अरे मुझे पोस्टमैन क्यों बना रहे हैं आप सब लोग? बात नहीं कर। जी अब पता नहीं क्या क्या बोल देंगे इसलिए। पैराग्राफ 30 पढ़ के सुना दे रहा हूं और सुन लीजिए। द इंस्टीट्यूशन ऑफ वक्फ इन इंडिया इज अबाउट 1000 years old. Huge extents of land have been dedicated as waqf by Muslim rulers and the ruled alike for religious and charitable purpose. The approximate number of registered waqf properties in India is stated to be 3 lakhs and account for 4 lakh acres of land throughout the country, and this makes waqf the third largest landowner after the railway and defense. The administration of waqf has been subject to आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, जस्टिस गुलाम मोहम्मद 2008 का है। आज पता नहीं नंबर दिया होगा, पता नहीं। अब कागज आ गए और सुनिए, अब एक सेकंड। वक्त एक अंतराल का है, लेकिन ब्रेक के उस पार CNBC आवाज के टक्कर में हम इस विषय को और बड़े तरीके से उठाएंगे, कुछ बड़े सवालों के साथ वापस आ रहे हैं। आप देखते रहिए व्यूअर्स, CNBC आवाज। आपकी मर्जी है, जिसको जाना है जा सकता है, फ्री है सर।
वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का पब्लिक डिबेट एडिशन। और आज का बड़ा मुद्दा है वक्फ, और इस पर हम डिबेट भी कर रहे हैं, डिस्कशन भी कर रहे हैं, और इस पर विचार और विमर्श दोनों का आदान प्रदान कर रहे हैं। वक्फ जैसा बोर्ड क्या बाकी धर्मों को भी मिलना चाहिए? फिर मैं एक लॉयर हूं और लॉयर के नाते मेरी ड्यूटी होती है कि संविधान को मैं प्रोटेक्ट करूं। तो अगर कोई गलत चीज हुई है, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, मैं सारे समाज की तरफ से और वकील होने के नाते ये मैसेज देना चाहता हूं आज इस डिबेट से कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर इसको गलत मिला है तो हमें भी गलत अधिकार दे दो। हम ये कह रहे हैं ये गलत अधिकार खत्म करो। आर्टिकल 14 अगर सबको इक्वालिटी का अधिकार देता है तो वो इक्वालिटी का अधिकार सबके लिए रहे। ये तस्लीम जी के साथ हम लोग तो लंबे अरसे से डिबेट कर रहे हैं। मुझे लगा 2 साल पुरानी डिबेट है, ये सीए आएगा तो हमारी नागरिकता छीन जाएगी। कितनी नागरिकता छीनी सीए से? मुझे बताइए नागरिकता से कितनी छीनी बताइए सीए से? एक नागरिकता नहीं छीनी, और अब बोले वक्त आ जाएगा तो जमीनें छीन जाएगी कि भाई सीए के बदले वक्त, सीए के बदले वक्त बहाना है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। और उसने मिसगाइड किया दिल्ली हाई कोर्ट को। मिस्टर रहमानी, एक सेकंड, आपने बोला, आपने अनर्गल बात बोली। एक इस्लामिक मुल्क बताइए जहां पर वक्त जैसा कानून है, एक इस्लामिक मुल्क बताइए, नाम लीजिए, नाम लीजिए, आप नाम लीजिए। दुनिया में वक्त मैं पूरी दुनिया के कौन नाम बताइए? मैं पूरी दुनिया नहीं, नाम बताइए। सऊदी इस्लामिक मुल्क बोलिए आप। सऊदी अरब में क्या हजरत उस्मान की तरफ बताइए, 57 इस्लामिक मुल्कों में सऊदी अरब में जो कानून है उसका नाम क्या बताइए? इस्लामिक देश कर नहीं रहे हैं, हिंदुस्तान में चाहते हैं। आप मजाक उड़ाइए, ये कैरेक्टर है बीजेपी। देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं समस्या क्या है। मैं आपको बताता हूं आज भी कर रहे हैं। अमीर जी मैं आपको बताता हूं समस्या क्या है। अमीर जी मैं आपको बताता हूं समस्या क्या है। फॉरेन इंटरफेयर का अमीर जी मैं आपको बताता हूं एक वाक्य में समस्या क्या है। इतने समय तक कुछ अमीर मुसलमानों ने कब्जा किया था वक्त पे। अब पसमानदा समाज को क्योंकि अधिकार मिल रहा है तो ये 80% पसमानदा के खिलाफ है, ये पसमानदा समाज के खिलाफ है, इसीलिए ये चाहते नहीं है। और ये दोनों लोग मिलकर पसमानदा समाज का विरोध कर रहे हैं। 345 प्रॉपर्टी पे सरकारों का कब्जा है। कम से कम। अच्छा, आप बकाया पूरा कीजिए फिर किराया मिलेगा। आप पहले बकाया पूरा कीजिए। आपने बकाया हो गया तो ये देखिए, आप देखिए दोनों नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। राजकुमार भाटी झूठ बोला जा रहा है। कह रहे हैं इन प्रॉपर्टियों पर बकाया है, बकाया एक सेकंड, यानी मानते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी छोड़ो जो मानते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है, मानते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी दिल्ली है। में वक्त प्रॉपर्टी अमीश जी आपने पूरे शो में आप कह रहे ट्रिब्यूनल के एक सेकंड, क्या ये झूठ? एक सेकंड राजकुमार आपने पूरे शो में हमसे सवाल पूछे और बच्चों ने भी हमसे सवाल पूछे। क्या यही एक विषय रह गया देश में? अभी तिरुपति के नाम पे क्यों लड़ा? एक मिनट अब तिरुपति के प्रसाद के लड्डू में मिलावट मिली। सारे चैनलों ने कई दिन डिबेट की। अभी कल रिपोर्ट आई है दवाइयों में मिलावट मिली है। पैरासीटामोल को टेलकम पाउडर से बना रहे थे। खबर को करा है किसी चैनल पे डिबेट नहीं है। बिल्कुल ऐसे जब ऐसे विषय मैं कहना ये 7 बजे भी ये खबर चली है, 8 बजे भी खबर चली है, आपकी जानकारी के लिए आपको मैं वीडियो भेजूंगा। खबर नहीं, एक बात तो सुन ले मेरी, मैंने तो बहुत संक्षेप बोला है। बिल्कुल आपने बोल लिया, आपकी टर्न हो चुकी है। शहजादपुर वाला तो चले बोलिए, शहजादपुर वाला बोलिए। नहीं हम चलते हैं और क्या। एक बार वकालत कीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की। वो भी हिंदू मुस्लिम है। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हिंदू मुस्लिम है। हाँ मैं बताता हूँ, सिविल कोड भी हिंदू मुस्लिम है। पूछेगा तो मैं बता दूंगा जो दावा हिंदू मुस्लिम का बता दूं। एक सेकंड मोदी जी का एक बयान तो सुना होगा भाटी जी ने बहुत बड़ी बात की है कि एक सेकंड नहीं, आपको ऑडियो नहीं जा रहा। एक सेकंड भाटी जी और मेरे बीच में चर्चा चल रही है। आपको ऑडियो जा रहा है। मौलाना को बचाने का भाटी जी अपने आप बोल नहीं सकते क्या? मौलाना को बचाना पड़ रहेगा भाटी को। मौलाना बचा रहे, ये दिन आ गया क्या आपके? भाटी जी जब मुझसे बोलने के लिए कहा जाएगा मैं तब बोलूंगा। ऐसा है अमीश जी अभी इन्होंने कहा यूसीसी देखिए कैसे ये डिस्टर्ब करते हैं हर डिबेट में, केवल शहजाद पूनावाला क्योंकि मैं पसमानदा हूं। ऐसे सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि यूसीसी जो है कम्युनल है, तो एक बार बोल दो नेहरू जी ने और अंबेडकर जी ने डाला था यूसीसी को संविधान में, कम्युनल है। कहां डाला था? संविधान में। नेहरू जी ने लिखा संविधान। अरे संविधान सभा में कौन थे? अबे कौन से क्या बोलने जा रहे हैं? नेहरू जी डाल दिया, अंबेडकर जी ने डाला सभा में। कौन लिखा? तो अरे पूरी संविधान सभा ने लिखा था, पूरे 296 मेंबर थे। तो वो सांप्रदायिक थे, वो सांप्रदायिक थे, देश को गुमराह सांप्रदायिक थे क्या? प्रिंसिपल है तो वो सांप्रदायिक थे। सवाल तो वाजिब है ना, क्या वो सांप्रदायिक? क्या 296 आपके अनुसार? एक सेकंड आज मैं शॉक्ड हूं कि भाटी जी को मैं क्या कह रहा हूं
कि नेहरू जी का नाम इसलिए लिया क्योंकि नेहरू जी ने हिंदू रिफॉर्म किए थे, हिंदू लॉ के रिफॉर्म किए थे। मुस्लिम लॉ की बात आई तो भाग गए। तो नेहरू जी ने यूसीसी डाला तो नेहरू जी सांप्रदायिक थे क्या? अब बोलिए, फिर कह रहे हो नेहरू जी ने अरे नेहरू जी ने सभा ने डाला था। नहीं, यूनिफॉर्म सिविक कोड की वकालत तो अम्बेडकर साहब ने भी करी ना, अम्बेडकर साहब ने भी करी ना। क्या वो सांप्रदायिक थे? जवाब दीजिए। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला केवल इसलिए उठाते हैं कि ये जो इस देश में अल्पसंख्यकों को अधिकार मिले हुए हैं उन्हें छीनना चाहते हैं, जिसमें जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। विष्णु जी, और मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, 2013 में ये ऑर्डर क्यों लाए थे कि अगर हम सरकार में आएंगे तो इनोसेंट मुस्लिम यूथ को छोड़ देंगे? एक सेकंड मिस्टर रहमानी, यू मेड योर पॉइंट। आपका टर्न नहीं है, ऑडियो डाउन करिए। राजकुमार भाटी बोलिए। आपकी मर्जी है, जिसको जाना है जा सकता है, फ्री है सर। नहीं, ये तो आपकी मर्जी। आप बहुत बड़े सेकुलर वहां के उसके नियामत है, भारत सेकुलर की मोहब्बत। लेकिन मैं एक फैक्ट पढ़ रहा हूं कि विश्व में कुल 57 इस्लामिक राष्ट्र है, जिसमें वक्फ बोर्ड के पास करीब करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन है, और उसमें भारत एकमात्र देश है, जबकि भारत एक गैर इस्लामिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तुर्की, लिबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनेशिया और इराक जैसे इस्लामिक राष्ट्रों में वक्फ बोर्ड की कोई परंपरा नहीं है। लेकिन हम भारतवर्ष में वक्फ की परंपरा को चाहते हैं। मैं ये निर्णय देश की जनता पर छोड़ता हूं। फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम।